हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो हम लोगों ने लास्ट पार्ट में बैंकिंग चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे और आज हम इस टॉपिक को खत्म कर देंगे। यानी आज हमारा क्लास बैंकिंग चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो हमारा नेशनल इनकम पूरा फिनिश है, मनी पूरा फिनिश है, बैंकिंग पूरा फिनिश है। इसके बाद आपका बजट बचता है, एडीएस बचता है, बीओपी बचता है, फॉरेन एक्सचेंज बचता है और इसके साथ आपका पूरा सिलेबस इकोनॉमिक्स का, मैक्रो इकोनॉमिक्स का खत्म हो जाएगा। अभी बात करेंगे आज हम। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा, अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो वो देख लेना। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने पढ़ा कि बैंकिंग क्या है, कितने टाइप के बैंक्स होते हैं, कमर्शियल बैंक्स के फंक्शन क्या है और सबसे इंपॉर्टेंट कि कमर्शियल बैंक क्रेडिट कैसे क्रिएट करता है। क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक हमने फॉर्मूला पढ़ा, वन अपॉन LRR इज इक्वल टू डिपॉजिट मल्टीप्लायर है मनी मल्टीप्लायर। आज की जो वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक क्या है क्लास? एक एपेक्स बैंक है। इट इज एन एपेक्स बैंक दैट कंट्रोल द एंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ ए कंट्री। जैसे आपकी पूरी बॉडी को आपका ब्रेन कंट्रोल करता है, डायरेक्शन देता है, एग्जैक्टली जितने भी कमर्शियल बैंक है कंट्री में, उन सबको कंट्रोल करने का काम किसका है? सेंट्रल बैंक का है। तो सेंट्रल बैंक कंट्रोल द होल बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री। इट इज द सोल एजेंसी, यानी ऐसी इकलौती एजेंसी है जो नोट इशू करती है कंट्री के अंदर। और इंडिया में इस सेंट्रल बैंक को हम कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी कि सेंट्रल बैंक को हमने नाम क्या दिया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इंग्लैंड में जो बैंक है क्लास सेंट्रल बैंक, उनको हम लोग बोलते हैं बैंक ऑफ इंग्लैंड। अमेरिका में फेडरल रिजर्व सिस्टम। और ऑल्दो द फर्स्ट सेंट्रल बैंक इन द वर्ल्ड वाज सेट अप इन 1668, यानी कि 1668 स्वीडन में बना गया, लेकिन काम करना चालू किया 1904 से, 1694 से स्टैब्लिशमेंट ऑफ बैंक ऑफ इंग्लैंड। तो बस आपके बेसिक नॉलेज के लिए बस आपको ध्यान क्या रखना है, सेंट्रल बैंक को बोलते हैं एपेक्स बैंक, जो पूरी कंट्री के बैंकिंग सिस्टम पे कंट्रोल रखता है। नेक्स्ट है, आरबीआई वॉज स्टैब्लिश इन 1 अप्रैल 1935 अंडर द आरबीआई एक्ट 1934। ऐसा इसलिए मैंने कहा है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो 1935 में क्या हो गया? स्टैब्लिश हो गया, लेकिन एक्ट जो पास हुआ वो कब हुआ? 1934। तो इससे ना 1 मार्क वाला क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए ध्यान रखना। वैसे दोनों चीज कभी नहीं पूछेगा, तो 1934 है 35 अगर ऑप्शन में कोई भी मिल गया तो वही आपका सही आंसर होगा। स्टैब्लिश कब हुआ? 1935, 1 अप्रैल, मतलब जो सेशन खुलता है स्कूल का 1 अप्रैल, उसी हिसाब से 1935 ध्यान रख लेना, 1 अप्रैल 1935। और एक्ट एक साल पहले हो गया था 1934। अब हम फंक्शन की बात करें, क्योंकि इस टॉपिक से, इस चैप्टर से ना एक क्रेडिट कंट्रोल का टॉपिक था, क्रेडिट कंट्रोल बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया थ्रू CRR, SLR, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये सारा टॉपिक जो है, ये टॉपिक क्योंकि खत्म हो गया, ये टॉपिक सिलेबस से हट गया है, तो हम इसकी बात नहीं करेंगे इस टॉपिक की। हम सिर्फ फंक्शंस की बात करेंगे और कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक में डिफरेंस देखेंगे। बस इससे हमारा पूरा का पूरा बैंकिंग चैप्टर खत्म हो जाएगा। इस साल सिलेबस कुछ कम किया है, फिर भी किसी बच्चे को वो पढ़ने का मन करे तो वीडियो सर्च कर लेना, क्रेडिट कंट्रोल बाय सेंट्रल बैंक। वो आप मेरा नाम लिख के आगे तो आपको मिल जाएगा, मैंने वीडियो ऑलरेडी उसकी अलग से बना रखी है, बट इस सेशन के बच्चों को नहीं पढ़ना है, वो 2021 के बच्चे देख रहे हैं। सेंट्रल बैंक के फंक्शन की बात करें तो पहला फंक्शन क्या है क्लास? इशूइंग अथॉरिटी ऑफ करेंसी नोट। सेंट्रल बैंक नोट छापता है, यानी करेंसी इशू करने की, नोट छापने की जो अथॉरिटी है वो सेंट्रल बैंक के पास है। सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री हैज द एक्सक्लूसिव राइट ऑफ इशूइंग नोट्स। इन 20th सेंचुरी द सेंट्रल बैंक वाज नोन एज, यानी कि क्लास 20th सेंचुरी में सेंट्रल बैंक को बैंक ऑफ इशू भी कहते थे। सेंट्रल बैंक इज सोल एजेंसी ऑफ इशूइंग करेंसी नोट विच इज लीगल टेंडर, यानी जो सेंट्रल बैंक करेंसी इशू करता है वो लीगल टेंडर है, यानी कि वो कानूनी वैलिड है। हाउएवर 1 रुपी कॉइन एंड नोट आर इशू बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये पेपर में आपसे पूछ सकता है कि एक का सिक्का कौन इशू करता है, तो कौन इशू करता है एक का सिक्का? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो पहला है इशूइंग अथॉरिटी। दूसरा बैंकर्स बैंक, बैंकों का बैंक, सॉरी ये बैंकर्स टू गवर्नमेंट लिखा है, यानी कि सरकार का बैंक। कहने का मतलब क्या है? जो फैसिलिटी, जो सुविधा आम जनता को कमर्शियल बैंक देता है, वही क्लास सरकार को कौन देता है? कमर्शियल बैंक नहीं देता, सरकार को देता है सेंट्रल बैंक। हमारा बैंक कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंकों का बैंक सेंट्रल बैंक, सरकार का बैंक सेंट्रल बैंक। Central bank is a banker, agent, and financial advisor to the government. As a bankers to government, it manages account of the government. As an agent to the government, it buy and sell security on the behalf of the government. यानी कि सरकार के बिहाफ में सेंट्रल बैंक सिक्योरिटी को खरीदता और बेचता है। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो सेंट्रल बैंक है ना,
वो गवर्नमेंट का एजेंट है, एक एजेंट की तरह काम करता है और ये इवन फाइनेंशियल एडवाइजर भी है, यानी कोई मदद होती है बैंक सरकार की, तो वो भी किया जाता है। तो काफ़ी फाइनेंशियल मैटर में सेंट्रल बैंक मदद करता है। Next class, as a financial advisor, central bank advise the government from time to time on economic, financial and monetary matter. तो monetary matter पे, economic या financial matter पे उनकी मदद करता है। आरबीआई ऑफर लोन टू गवर्नमेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्लास सरकार को लोन भी देता है कुछ सिक्योरिटी को गिरवी रखने के बाद। इन सिचुएशन ऑफ डेफिसिट बजट, अगर सरकार का बजट घाटे में जा रहा है तो इवन क्लास सरकार क्या करती है, लोन फ्रॉम सेंट्रल बैंक, सरकार जो है वो आरबीआई से लोन लेती है, आरबीआई नोट छाप के सरकार को लोन देता है, जिस प्रोसेस को डेफिसिट फाइनेंसिंग बोलते हैं। हम आगे पढ़ेंगे डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है। आप सीधे इतना समझो, जब बजट सरकार का बिगड़ा हुआ है, यानी कि जब सरकार के खर्चे ज्यादा हैं, कमाई कम है, बजट डेफिसिट में है, तो उस सिचुएशन में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से सरकार लोन लेती है, इसको बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। और ये क्लास मनी मार्केट को भी रेगुलेट करता है। क्लास मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट आप पढ़ोगे बिजनेस स्टडीज के अंदर, तो वहां पे मनी मार्केट जो है क्लास, वो शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म फंड के लिए होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, शॉर्ट टर्म फंड के लिए। उसको भी कहीं ना कहीं आरबीआई ध्यान रखता है कि मनी मार्केट में किसी इन्वेस्टर्स का कोई नुकसान ना हो। कुल मिला के बैंक्स जितने भी हैं, उन सबका बैंक कौन है, सेंट्रल बैंक। और गवर्नमेंट को बैंकिंग फैसिलिटी कौन देता है, सेंट्रल बैंक। बैंकों का बैंक है और सुपरवाइजरी बैंक है, सारे बैंकों पे निगरानी रखता है और बैंकों का बैंक है सेंट्रल बैंक। द बैंकर्स बैंक ऑल्सो प्लस सुपरवाइजरी रोल, जैसे सुपरवाइजर क्या करता है, पूरा निगरानी रखता है, सब एम्प्लॉय काम कर रहे हैं नहीं कर रहे अच्छे से, उसी तरीके से सारे के सारे कमर्शियल बैंकों के ऊपर निगरानी कौन रखता है, सेंट्रल बैंक। As a banker's bank, it has almost the same relation with the other banks in the country as a commercial bank with has with its customer. कमर्शियल बैंकों का जो रिलेशन हमारे साथ है, सारे के सारे कमर्शियल बैंकों का सेंट्रल बैंक के साथ भी वही रिलेशनशिप है। जैसे हमारे लिए कमर्शियल बैंक पब्लिक के लिए, उसी तरीके से कमर्शियल बैंक के लिए सेंट्रल बैंक। दो इट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंकों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और उनको लोन देता है। और द रेट एट विच सेंट्रल बैंक ऑफर लोन टू कमर्शियल बैंक इज कॉल्ड रेपो रेट। तो जिस रेट पे कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक लोन देता है उसको बोलते हैं रेपो रेट। ठीक है, रेपो रेट या बैंक रेट, यानी कि हमारा बैंक कमर्शियल बैंक, लेकिन कमर्शियल बैंक का बैंक कौन है, सेंट्रल बैंक। तो कमर्शियल बैंक अगर सेंट्रल बैंक से उधार लेगा तो उस पे जो ब्याज वो देगा, उस ब्याज को हम बोलते हैं, उस ब्याज का रेट जो होता है उसको बोलते हैं रेपो रेट, या फिर क्लास हम उसको बोलते हैं बैंक रेट। क्लियर है यहां तक। The rate at which commercial bank allowed to park their surplus fund with RBI is called reverse repo rate। कभी कभी होता है क्या है कि कमर्शियल बैंकों के पास अच्छा खासा पैसा आ जाता है, इकट्ठा हो जाता है, तो वो कमर्शियल बैंक क्या करती हैं, सेंट्रल बैंक को लोन दे देती हैं। तो वो जिस रेट पे लोन देंगे उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। As a supervisor, central bank regulate the control of commercial bank. RBI continuously एक्साइज इंस्पेक्शन, कहीं ना कहीं आरबीआई सारे बैंकों पे इंस्पेक्शन करता है, कहीं कोई बैंक गलत काम तो नहीं कर रही, पब्लिक का कोई नुकसान तो नहीं कर रही, कोई गलत पॉलिसीज तो नहीं लेके आ रही, रूल्स को वायलेट तो नहीं कर रही। और इवन आरबीआई लाइसेंस देता है कमर्शियल बैंकों को, यानी कि बिना आरबीआई से लाइसेंस लिए हुए कोई भी कमर्शियल बैंक ऑपरेट नहीं कर पाएगा। आपको बैंक चलाना है तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। सेंट्रल बैंक इंश्योर ये भी करता है कि कमर्शियल बैंक कैश रिजर्व रेशियो, मैंने सिखाया था ना क्लास, इनिशियल डिपॉजिट का एक फिक्स परसेंट वो आरबीआई को देगा कैश रिजर्व रेशियो, और इनिशियल डिपॉजिट का एक फिक्स परसेंट अपने ही पास रखेगा। तो आरबीआई इस बात का ध्यान रखता है कि ये लोग कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को मेंटेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, नहीं तो आरबीआई पेनल्टी वगैरह चार्ज करता है। फोर्थ पॉइंट है लेंडर्स टू लास्ट रिजॉर्ट, यानी कमर्शियल बैंकों का आखिरी रास्ता जो है वो सेंट्रल बैंक है। जब कमर्शियल बैंकों को पैसों की दिक्कत होती है, वित्तीय महामारी होती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, तो कमर्शियल बैंक किसके पास जाते हैं, सेंट्रल बैंक के पास। समझ रहे हो बात को। तब सेंट्रल बैंक क्लास इनकी क्रिटिकल सिचुएशन में मदद करता है। अगला क्या है क्लास, रीड कर लेना, कोई मुश्किल काम नहीं है। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, यानी कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसको अपने पास रखता है आरबीआई। यानी कि हमारी कंट्री का जो आरबीआई है उसके पास पूरे वर्ल्ड करेंसीज का भंडार है, फॉरेन करेंसी रिजर्व का भंडार है। अगर हमारे सरकार कभी बाहर देश से कुछ खरीदना चाहेगी तो उसको फंडिंग कौन करेगा, आरबीआई। यानी कि आरबीआई उनको फॉरेन करेंसी देगा ताकि वो बाहर से खरीद सके। इवन क्लास फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट वगैरह करना, ये सब चीज आरबीआई ध्यान रखता है। तो फॉरेन करेंसीज के लिए हम क्या पॉइंट लिखेंगे, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, यानी फॉरेन एक्सचेंज को अपनी कस्टडी में रखता है। Central bank is the custodian of foreign exchange reserve. The central bank not only maintain foreign exchange reserve but also exercise the managed floating to ensure the stability of exchange rate. फॉरेन करेंसी का रेट बहुत ज्यादा ना बढ़े उसके लिए क्लास ये लोग मैनेज फ्लोटिंग करते हैं। मैनेज फ्लोटिंग क्या है क्लास आगे पढ़ेंगे।
Managed floating refers to the sale and purchase of foreign exchange with a view to achieving the stability of exchange rate in domestic currency. कहने का मतलब क्या, अगर डॉलर का रेट कंटिन्यू बढ़ता चला जाता है, 50 हो गया एक डॉलर का रेट, फिर एक डॉलर का रेट मान लो 60 रुपए हो गया, एक डॉलर का रेट 70 रुपए हो गया, तो इस सिचुएशन में आरबीआई फॉरेन करेंसी यानी डॉलर की सप्लाई को बढ़ा देती है, और जैसी सप्लाई बढ़ेगा तो रेट ही क्या हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। यानी कि आरबीआई खुद कहेगी 70 रुपए में आप हमसे डॉलर ले लो, कहीं और से लेने की जरूरत नहीं है। तो आरबीआई जब 70 में बेचेगा, कोई कोई और कहीं से क्यों लेगा सस्ते में, समझ रहे हो बात को, तो रेट बढ़ेगा नहीं, रेट स्टेबल हो जाएगा। कुल मिलाकर आप ये जानो कि अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट कंटिन्यू बढ़ता चला जा रहा है, महंगा रेट हमें महंगा होता चला जा रहा है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सप्लाई बढ़ा देगा फॉरेन करेंसी की, ताकि जो रेट रहे वो मेंटेन रहे, बहुत ज्यादा ना बढ़े। इसको बोलते हैं मैनेज फ्लोटिंग। अब आगे के चैप्टर्स में भी ये सेम पॉइंट पढ़ोगे। क्लियरिंग हाउस फंक्शन। Central bank act as a clearing house for transfer and settlement of mutual claim of commercial bank. एक बैंक का दूसरे बैंक के पास जो क्लेम होता है उसको सेटल कौन कराता है, आरबीआई। सिंस सेंट्रल बैंक होल्ड रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक, इट ट्रांसफर द फंड फ्रॉम वन बैंक टू द अदर बैंक टू फैसिलिटेट क्लियरिंग ऑफ चेक। आप सबको पता है कि आपका अकाउंट एसबीआई में है, मेरा अकाउंट पीएनबी में है। आपने मुझे कोई चेक दिया तो मैंने पीएनबी में डाला, तो पीएनबी मेरे को पैसे तो दे देगा, लेकिन पीएनबी बाद में किससे लेगा, एसबीआई से। उसी तरीके से मान लो कि किसी का अकाउंट पीएनबी में है और वो चेक देता है एसबीआई को, तो एसबीआई अपने होल्डर को तो पेमेंट कर देगा, अकाउंट होल्डर को, लेकिन पैसा किससे लेगा, पीएनबी से। तो ये इंटर बैंक के जो ट्रांसफर्स हैं, जो एक दूसरे के बैंक के ऊपर बकाया रह जाता है, भाई देख हमने तेरा चेक क्लियर करके तेरे को पैसे दे दिए थे, तो ये सारी चीजें जो है उनको कंट्रोल कौन करता है, क्लास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो क्लियरिंग हाउस फंक्शन का मतलब क्या है, इंटर बैंक, जो एक बैंक का दूसरे बैंक के ऊपर बैलेंस रह रहा है उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेटल करता है। क्लियरिंग। नेक्स्ट है क्रेडिट कंट्रोल। अगर हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, अगर हमारी इकोनॉमी, इन्फ्लेशन मतलब लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, मतलब पैसा ज्यादा है लोगों के पास, और इन्फ्लेशन से महंगाई बढ़ती है, डिफ्लेशन में लोग डिमांड नहीं कर रहे, तो यहाँ पे महंगाई बढ़ जाएगी और यहाँ पे चीजें जो है सस्ती मिलेंगी। डिफ्लेशन यानी जहाँ पे डिमांड कम हो रहा है, सप्लाई ज्यादा है, तो दुकानदार को सप्लाई को क्लियर करने के लिए प्राइस कम करना पड़ेगा। इन्फ्लेशन यानी कि जहाँ पे डिमांड ज्यादा है, डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, वो इन्फ्लेशन है, तो वहां पे सामान महंगा हो जाएगा। इन्फ्लेशन की सिचुएशन में लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो हम प्राइस को बढ़ा, जो प्राइस ज्यादा हो जाएगा, लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, दुकान में सामान है नहीं, तो जो है उसे महंगा बेचेंगे। ये दोनों ही सिचुएशन खराब है, तो इन दोनों सिचुएशन को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी किसकी है, आरबीआई की। आरबीआई की एक पॉलिसी होती है जिससे आरबीआई इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करता है, और उस पॉलिसी का नाम क्या है, क्लास, मॉनेटरी पॉलिसी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो पॉलिसी है जिससे वो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करता है, उस पॉलिसी का नाम क्या है, क्लास, मॉनेटरी पॉलिसी। क्लियर है यहां तक। तो आरबीआई क्या करता है, इस सिचुएशन में इन्फ्लेशन में लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो पब्लिक से पैसा ले लेता है किसी ना किसी तरीके से, उनको लोन कम देता है बैंकों के थ्रू, और अगर डिमांड कम कर रहे हैं तो पब्लिक को इनडायरेक्टली पैसा दिया जाता है ताकि वो डिमांड करे। तो ये कंट्रोल कौन करता है, क्लास, आरबीआई। हालांकि कंट्रोल करने के दो मतलब कि मेजर्स होते हैं, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, लेकिन अब आपको इसको पढ़ना नहीं है क्लास, ये सब आपके सिलेबस से इस साल हट गया है, जो सिलेबस रिड्यूस किया सीबीएसई ने उसकी वजह से। तो बस यहीं तक आपने पढ़ना है। द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक इज टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी। इट implies increase or decrease in the supply of money by regulating the credit creation by commercial bank. The central bank need to control the supply of money to cope with the situation of inflation. अगर महंगाई है, इकोनॉमी में लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो पब्लिक इकोनॉमी में पैसे को रोक लेता है, मनी सप्लाई को रेस्ट्रिक्ट कर देता है आरबीआई। और अगर क्लास डिफ्लेशन है, डिफ्लेशन अगर है, तो क्लास मनी सप्लाई को लिबरलाइज किया जाता है, आजाद कर दिया जाता है, ज्यादा से ज्यादा पब्लिक को पैसा दिया जाता है। इन्फ्लेशन में आरबीआई पब्लिक को पैसा नहीं देना चाहती, डिफ्लेशन में देना चाहती है, क्योंकि इन्फ्लेशन में लोग बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे हैं और पैसा देंगे और डिमांड करेंगे, महंगाई और बढ़ेगी, गरीब लोगों को बहुत दिक्कत होगी। अमीर लोग तो झेल लेंगे, महंगा होगा तो गरीब लोगों को प्रॉब्लम होगी, तो इसको आरबीआई कहीं ना कहीं कंट्रोल करता है। तो ये सारे फंक्शन से प्लीज को अच्छे से कर लेना है, सारे के सारे फंक्शंस को, ठीक है, इनको खत्म कर लेना आप। एक डिफरेंस और है वो पढ़ लेते हैं हम लोग, बहुत इजी सा डिफरेंस है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे नोट्स में दे दूंगा, लेकिन प्लीज आप ध्यान रखना कि ये टॉपिक आप मत पढ़ना, ठीक है। ये टॉपिक जो है क्रेडिट कंट्रोल जो है वो मत पढ़ना इस सेशन के लिए, जो बच्चे पढ़ रहे हैं 1920 में, जो सॉरी जो 2021 सेशन के बच्चे हैं वो नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी कोई भी अगर देख रहा है क्लास कंपार्टमेंट कोई स्टूडेंट्स या नेक्स्ट ईयर का कोई भी स्टूडेंट देख रहा है तो वो इसको पढ़ सकता है। अब आते हैं बात डिफरेंस की, डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक। अच्छा हाँ, ये नोट्स के लिए पूछ रहे हो आप, टेलीग्राम पे हमारा चैनल है, ठीक है, टेलीग्राम पे हमारा चैनल है सुनील पांडा 12th कॉमर्स, ठीक है,
सुनील पांडा 12th कॉमर्स। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, वहां पे क्लास ये नोट में आज भेज दूंगा, दोनों वीडियोस के साथ आपको नोट मिल जाएगा। इवन कोई भी नोट चाहिए अगर आपको क्लास, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करके आप सारे नोट्स वहां पे ले सकते हो। डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक पढ़ते हैं क्लास, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ हैं, इनको अच्छे से देख लेना, खत्म कर लेना। क्लियर है यहाँ तक? लेकिन इनमें वो जो क्वेश्चंस हैं उनको मत पढ़ना क्लास जहां पे क्रेडिट कंट्रोल की बात करी गई है, उस टॉपिक को छोड़ के बाकी सारे पॉइंट्स जो है वो आप जो है पढ़ लेना। ओके, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक का डिफरेंस। तो पहला क्या है क्लास? कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक ओनली। कमर्शियल बैंक पब्लिक से डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक किससे लेते हैं? सेंट्रल बैंक सारे कमर्शियल बैंक से और गवर्नमेंट से। तो कमर्शियल बैंक किससे डिपॉजिट लेते हैं? पब्लिक से। सेंट्रल बैंक किससे लेते हैं? सारे कमर्शियल बैंक से और गवर्नमेंट से। कमर्शियल बैंक क्या करता है क्लास? मनी सब क्रिएट करता है, क्रेडिट को क्रिएट करता है, जबकि क्लास ये मॉनेटरी पॉलिसी से क्रेडिट को कंट्रोल करता है। तो सेंट्रल बैंक क्रेडिट को कंट्रोल करता है, तो कमर्शियल बैंक क्रेडिट को कई गुना बनाता है। कमर्शियल बैंक फॉरेन एक्सचेंज को अपनी करेंसी कस्टडी में नहीं रखता, जबकि सेंट्रल बैंक फॉरेन एक्सचेंज को अपनी कस्टडी में रखता है। कमर्शियल बैंक का फोकस है पैसा कमाना, जबकि स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ है किसका फोकस? सेंट्रल बैंक का। कमर्शियल बैंक नोट इशू नहीं करता, जबकि सेंट्रल बैंक नोट इशू करता है। तो बहुत ही सिंपल से पॉइंट है, नोटबुक में लिख के इसको अच्छे से लर्न कर लेना। चलो अब जरा ये देखना, इफ टोटल डिपॉजिट इज 20,000 एंड द प्राइमरी डिपॉजिट इज 2500, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर एंड रिजर्व रेशियो? 2 मिनट का टाइम लेके फटाफट मुझे आप हर एक स्टूडेंट जो है मुझे बता दो कितना आएगा आंसर। आंसर बताओ। अगर आप 2500 जमा करते हो तो पैसा 20,000 हो जाता है, तो कितने टाइम्स हो जाता है? 8 टाइम्स, ठीक है। तो आपका जो मनी मल्टीप्लायर आ गया वो कितना आ गया? 8 टाइम्स, ठीक है, 8 टाइम्स। और फॉर्मूला क्या होता है मनी मल्टीप्लायर का? 1 अपॉन लीगल रिजर्व रेशियो, ठीक है, 1 अपॉन लीगल रिजर्व रेशियो हो गया। तो लीगल रिजर्व रेशियो आ जाएगा 1/8। तो अगर आप 1 को 8 से डिवाइड दो तो ये आएगा क्लास 0.125। इसे परसेंटेज में अगर आप चेंज कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 12.5%। यानी कि जो LRR है वो 12.5% है। ये कैसा आया खुद सोचो, 20,000 हो गया और आपने कितना लगाया था? 2500, तो कितना गुना हो गया? 8 टाइम्स। तो मनी मल्टीप्लायर आ गया 8 टाइम्स। फिर मनी मल्टीप्लायर फॉर्मूला 1/LRR, तो 1/8 ये आ गया। ऐसे परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100, तो आ जाएगा 12.5%। तो इस तरीके से ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो सिंपल सा वो भी आपका आसानी से खत्म हो गया। डन यहां तक? तो इस चैप्टर हमारा पूरा खत्म हो गया, और इसको उम्मीद है अच्छे से लर्न कर लोगे क्लास, ये सब नहीं पढ़ना आपको, इसको अच्छे से लर्न कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। इस क्लास 12th का अकाउंट्स इको बीएसटी का पूरा सिलेबस यहाँ पे हो रहा है आपका 12th का बीएसटी का, तो पूरा का पूरा 30 डेज प्लेज का प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, पूरा देख लेना उसको। अकाउंट्स में भी चल रहा है, इको में भी चल रहा है, इंडियन इकोनॉमी भी लेके आऊंगा, सब कुछ लेके आऊंगा आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। और बोर्ड से पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टेस्ट पेपर रिवीजन आपका हो गया क्लास, और पिछले ईयर का पेपर्स और एनालिसिस, कैसे आंसर राइटिंग करनी है, सब कुछ आपको होगा। मॉक टेस्ट वगैरह सारी चीजें यहाँ पे होंगी, एमसीक्यूज वगैरह सब कुछ। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो, कोई भी क्लास इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। क्लास 12th के सारे बच्चों में शेयर कर दो। नेक्स्ट वीडियो में लोग कंटिन्यू करेंगे। टेक केयर, बाय बाय।